चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में सिर्फ बेसिक डेमो लिया था, प्रोग्रामिंग क्या है, सी क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक्चुअल प्रोग्रामिंग आपकी मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, एक्चुअल लेक्चर कोडिंग का आपका आज शुरू कर रहा हूं। उससे पहले जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। मैंने आपसे कहा था जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमें लेने पड़ते हैं ओवरऑल 3 स्टेप्स। अगर आप भूले ना हो तो पहला स्टेप बताइए क्या होता है। पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर अपने कंप्यूटर में उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रोग्राम टाइप करना। और मैंने आपसे कहा था जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में प्रोग्राम बुलाते हैं उसे हम टेक्निकल इंग्लिश में बुलाते हैं सोर्स कोड। तो प्रोग्रामिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड राइटिंग द प्रोग्राम। द वर्ड प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ड सोर्स कोड। फिर मैंने आपसे कहा था जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम आप लिखते हैं एक लैंग्वेज में, चलाने का काम इसको होता है सीपीयू का, और सीपीयू को दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सीपीयू को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, जिस कारण से आपका सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। फिर मैंने कहा था आपका तीसरा स्टेप होता है मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करना, जैसे आप सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं रनिंग, हम टेक्निकल इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन। फिर लेक्चर खत्म करते करते मैंने आपसे बोला था कि ये 3 स्टेप्स करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। एंड आई टोल्ड यू उस सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बुलाते हैं IDE। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको इसका बताया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और मैंने आपसे यह भी कहा था हम इनिशियली अपने इस कोर्स के अंदर जिस आईडी को यूज करने वाले हैं उस आईडी का नाम टीसी है। टीसी का फुल फॉर्म होता है टर्बो सी। बनाने वाली कंपनी का नाम मैंने आपसे कहा था होता है बोरलैंड। यहां हमारा लास्ट लेक्चर फिनिश ऑफ हुआ था। अब अगला पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने अपने सिस्टम में टर्बो आईडी इंस्टॉल कर लिया है। ये भी मान के चल रहा हूं आपने टर्बो आईडी को अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लिया है और आप अपना पहला सी प्रोग्राम इस आईडी के अंदर टाइप कर रहे हैं। फिलहाल ये मत सोचिएगा सर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं। मैंने बोला आपसे मुझे 3 दिन लगेंगे पहला प्रोग्राम आपको समझाने में। 3 दिन में जब हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सेशन लेके दिखाऊंगा इस आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे अपने कंप्यूटर में इसको आप करते हैं ओपन। फिलहाल आप फर्स्ट स्टेप को ध्यान से समझेंगे। मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ प्रोग्राम नोट डाउन कीजिए। फिर टॉप टू बॉटम इस प्रोग्राम की एक एक लाइन को अपन करते हैं ट्रेस। टाइटल डालिए आज का पहला, राइटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। टाइटल डालिए राइटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। चलिए अब सुनिए ध्यान से, हर चीज आपको ड्रॉ नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इमेजिनेशन देने के लिए बता रहा हूं। जो हमारी आईडी विंडो होगी वो कुछ ऐसी होगी। इस आईडी विंडो में टॉप पे आपको किसी भी दूसरी विंडो की तरह मेन्यू बार मिलेगा, जिस मेन्यू बार के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल, एक ऑप्शन मिलेगा एडिट, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ें तो 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से एक का नाम होगा रन और एक का नाम होगा कंपाइल। इन ऑप्शंस का यूज 2 दिन बाद हम करेंगे जब हम इस पूरे कोड को ट्रेस कर लेंगे जो मैं इस विंडो के अंदर लिखने जा रहा हूं। आपको ये पूरी विंडो ड्रॉ नहीं करनी है अपने कोड्स में, आपको सिर्फ वो कोड लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, उसे ध्यान से उतारिएगा। और ध्यान दीजिएगा एक बहुत जरूरी बात, प्रोग्रामिंग में आपका पहला स्टेप है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिविटी होती है। जब मैं कह रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिविटी होती है तो आपने देखा होगा आप जब जीमेल में लॉगिन करते हैं, अगर आप अपना पासवर्ड सही देते हैं लेकिन कैप्स लॉक ऑन है तो जीमेल आपके लॉगिन को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा बिहेवियर अगर लैंग्वेज दिखाती है तो हम बोलते हैं लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब जीमेल जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, राइट। सी भी याद रखिएगा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है सी में प्रोग्राम लिखते वक्त कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया तो सी लैंग्वेज जनरेट कर देगी एरर।
आपका डाउट होगा सर मुझे कैसे पता चलेगा क्या कैपिटल और क्या स्मॉल, वो मैं आपको बताऊंगा। कोड लिखते लिखते मैं बताता चलूंगा आपको क्या चीज हम लोअर केस में लिखेंगे, क्या चीज हम अपर केस में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग में स्मॉल लेटर्स ना बोलकर हम लोअर केस वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल की जगह हम यूज करते हैं अपर केस। और जो लैंग्वेजेस लोअर केस अपर केस को डिफरेंट मानती हैं हम बोलते हैं वो लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। तो सी केस सेंसिटिव है, सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, जावा केस सेंसिटिव है। अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो दुनिया में हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, राइट। तो मैं आपका फर्स्ट कोड लिख रहा हूं, आप कोड उतारिए मेरे साथ साथ, और जो मैं केस सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं उसका ख्याल रखिएगा। मैं लिखते लिखते प्रोग्राम प्रोनाउंस भी करूंगा। अरे राजेश, चलिए अब पहला स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स stdio डॉट एच। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर stdio डॉट एच। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लोअर केस में। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में conio डॉट एच। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में conio डॉट एच। थर्ड लाइन, void void main main, void main, curly brace open, inside curly brace clr scr without gap single word, उसके नीचे print f double quotes open, within double quotes the text hello user, parenthesis बंद सेमीकोलन, लास्ट में ब्रेस क्लोज्ड। इस पूरे प्रोग्राम में नोटिस कीजिएगा सिर्फ 2 लेटर्स कैपिटल आपको दिख रहे हैं, बाकी सब स्मॉल है। कौन से 2? हेलो का एच और यूजर का यू। बाकी पूरा प्रोग्राम मैंने लोअर केस में लिखा है। उतारते वक्त इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। लिखिए, आराम से प्रोग्राम लिखिए, ध्यान से उतारिए। हो गया? अब लिखकर इत्मीनान से कॉपी पेन बंद करके बैठ जाइए। जी बोलिए। लास्ट लाइन है printf पैरेंथेसिस ओपन डबल कोट्स हेलो यूजर, उसके नीचे फिर ब्रेस क्लोज्ड है। ठीक है, कॉपी पेन आपको बंद करने को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बिगनर के तौर पे आपकी सबसे बड़ी टेंशन होती है मैं नोट्स बना लूं, जो सर बोल रहे हैं वो मैं लिख लूं। कोई टेंशन मत लीजिएगा नोट्स बनाने की, नोट्स मैं बनवाऊंगा। कितनी भी जरूरी बात मैं बोलूंगा आप नहीं लिखेंगे, जो लिखवाना होगा वो मैं डिक्टेट करूंगा, एक भी बात नहीं छोड़ूंगा, वरना मुझे 3 दिन नहीं लगते, ये 1 घंटे में हम प्रोग्राम समझ सकते हैं। 3 दिन इसीलिए लगेंगे क्योंकि हम एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, और जब आप समझ जाएंगे फिर मैं उसको डिक्टेट करूंगा आपके नोट्स के लिए। तो नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्लासरूम नोट्स मैं दूंगा, बाकी यहां से बुकलेट भी आपको अवेलेबल होगी सी लैंग्वेज की। आप सिर्फ इन 10 लेक्चरों में शुरू के फोकस करिएगा एक एक बात को समझने में, और जो भी ना समझ में आए बेहिचक बिंदास पूछिएगा, बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा। इतनी बड़ी क्लास में मैं पूछूं कैसे, आप पूछिए, यहाँ सारे आपके जैसे ही हैं, कोई भी यहाँ बहुत स्मार्ट प्रोग्रामर नहीं है। इसे कैसा भी क्वेश्चन हो पूछिएगा, बिना पूछे आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए अगर आपको नहीं आए तो प्लीज पूछना, और आप ध्यान से सुनिए, ऐसा होगा नहीं कि आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन समझाने जा रहा हूं, बट इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोग्राम को ट्रेस करके दूं, एक छोटा सा कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं abc.txt, pqr.bmp या xyz.mp3, तो एक कंप्यूटर यूजर के तौर पे क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने आपके सामने ये किन चीजों के नाम लिखे हैं? अगर आप कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट मैं मानता हूं आप कंप्यूटर यूज करते हैं,
तो क्या बता सकते हैं मैंने आपके सामने किन चीजों के नाम लिखे हैं? यस, मैंने आपके सामने फाइलों के नाम लिखे हैं। इसमें भी आप मुझे पिन पॉइंट करके बता सकते हो, सर ये जो डॉट के पहले आपने लिखा है ये फाइल का नाम होता है, और ये जो डॉट के बाद आपने लिखा है ये फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में पूछूं, बताइए जरा फाइल के एक्सटेंशन का कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है? आप मुझे बोल सकते हैं सर बिल्कुल वही रोल है जो रियल वर्ल्ड में किसी के सरनेम का है। जैसे सरनेम देखकर किसी की नेशनैलिटी का, किसी की कास्ट का पता चलता है, ऐसे हम कंप्यूटर साइंस में मानते हैं फाइल का एक्सटेंशन हमें यह बताता है ये किस तरीके की फाइल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन txt है तो हम कंप्यूटर्स में मानते हैं ये एक टेक्स्ट फाइल है और आप इसे नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए ओपन करते हैं। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन bmp है तो ये बिटमैप पिक्चर है, इमेज फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है, और आप इसे पेंट जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए ओपन करते हैं। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, किसी फाइल के एक्सटेंशन अगर mp3 है तो ये एक सॉन्ग फाइल है, ये एक मीडिया फाइल है, और आप इसे ओपन करते हैं यूजिंग सम सॉन्ग प्लेयर लाइक विंडोज मीडिया प्लेयर और विनैम्प। बिल्कुल ऐसे। अब सुनिए सी लैंग्वेज का पहला लेसन, पहला रूल, हिंदी में बोलूं तो पहला सबक। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ढेर सारी फाइलें ऐसी मिलने वाली हैं जिनका एक्सटेंशन आपको नजर आएगा .h। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जब भी आप सी में कोडिंग करोगे, पहली लाइन आपके नजरों में जो स्ट्राइक करेगी वो लाइन होगी जिसमें एक्सटेंशन फाइल का लगा होगा .h। जैसे मेरे कोड में है stdio conio.h। इन द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन .h होता है तो गौर कीजिएगा, ऐसी फाइलों को अपन लोग बुलाते हैं हेडर फाइल्स। कुछ मत लिखिए, एक शब्द मत लिखिए, यकीन करिए मैं पूरे नोट्स दूंगा आपको, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। सी और सी प्लस प्लस में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन अगर .h होता है तो अपन मानते हैं सच फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। अब मैंने आपसे कहा था फ्राइडे कि मैं ये मानते हुए बैच ले रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग की जीरो नॉलेज है। कोई और लैंग्वेजेस आपको आती होती तो आपको पता होता हेडर फाइल्स क्या है, बट मैं मानता हूं आपको नहीं पता। तो एज अ बिगनर आपके दिमाग में दो सवाल उठेंगे। नंबर वन, सर ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं? नंबर टू, सर हम लोग इसको प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? मैं दोनों के जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले सुनिए हेडर फाइल्स क्या होती हैं। इसका जवाब यह है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर डालते हैं, भूलिएगा मत, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, इट्स कॉल्ड आईडीई। तो जब आप अपने कंप्यूटर में ये आईडीई इंस्टॉल करते हैं तो इस आईडीई को जिस कंपनी ने बनाया है, अपनी बात में करूं तो मेरे लिए वो कंपनी है बोरलैंड। ये कंपनी आपको अपनी तरफ से ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स का कलेक्शन ऑफर करती है। कौन सी कंपनी? ये बोरलैंड कंपनी। ये आपको अपनी तरफ से ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स का कलेक्शन ऑफर करती है। सी लैंग्वेज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहा हूं। इन बने बनाए प्रोग्राम्स को सी लैंग्वेज के वर्ल्ड में हम लोग बुलाते हैं फंक्शन। और ये फंक्शंस ये कंपनी जिस फाइल में आपको डालकर देती है, दोस फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। फिर सुनिए, एज अ बिगनर पहली बार में ये बात कई बार समझ नहीं आती है, दोबारा रिपीट करता हूं मैंने बोला आपको अगर सी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारे उस सॉफ्टवेयर का नाम टीसी है, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम बोरलैंड है। अब आप क्योंकि पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जब हम ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालते हैं, खाली ये सॉफ्टवेयर ही नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर अपने साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लेकर आता है। उन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों में नंबर 1 होता है कुछ प्री डिफाइंड बने बनाए प्रोग्राम्स जो ये कंपनी बोरलैंड कंपनी आपको बनाकर देती है। अब ये कंपनी जो आपको पहले से प्रोग्राम बनाकर देती है, उन्हें प्रोग्राम ना बोलकर आज से एक टेक्निकल नाम आप देंगे, वी कॉल देम फंक्शन। और ये जिसमें रहते हैं, इनका घर, इनका रेजिडेंस जो है, सच फाइल्स आर कॉल्ड एज हेडर फाइल। तो अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज अ हेडर फाइल, बड़ा सिंपल सा आप जवाब देंगे, सर अ हेडर फाइल is a collection of predefined codes and those predefined codes are called as function. अगला सवाल, who creates this header file? आप बोलोगे the company which designs the ID, that company creates this particular header file. In our case that company is called as Borland.
तो जब जब हम सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं, इस प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी ये सॉफ्टवेयर नहीं, इसके साथ कुछ और भी हमें देती है। वो कुछ और में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बने बनाए प्रोग्राम्स का सेट, बने बनाए प्रोग्राम्स का कलेक्शन। इसे हम लोग प्रोग्राम नहीं बोलते, इसे हम लोग कोड भी नहीं बोलते, इसे हम लोग टेक्निकल इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। और ये जिसमें डालकर ये कंपनी आपको देती है, उन फाइलों को हम लोग बुलाते हैं हेडर फाइल। अब अगला डाउट आता है एज अ बिगनर, सर इन हेडर फाइल्स का बेनिफिट क्या है? एज अ प्रोग्रामर मैं क्यों सीख रहा हूं हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट? मैं तो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब कंपनी ने क्या दिया है? मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखने बैठते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो तरह से हम सी लैंग्वेज में आपको बात करनी है सर। चलिए अब एक चीज सुनिए, आप लोग का बैच टीटी ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन ही चलेगा, और हो सकेगा तो संडे भी हो जाएगा इंक्लूड। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे लास्ट क्लास में कि हमारा बैच कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो मैं आप ये मान लीजिए, मेरे को जो जो स्लॉट खाली मिलेगा वो स्लॉट आपको मिलता चले जाएगा। मतलब संडे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। और संडे मुझे लगता है तो मैं संडे भी दूंगा। तो संडे होता है मॉर्निंग, शाम को नहीं होता। तो ये बिल्कुल टेंशन मत करिए कि शाम को हमें आना पड़ेगा, शाम को नहीं आना होता। संडे से सुबह की क्लासेस लगती हैं, ठीक। तो आप लोग की नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे भी है, आज वेडनेसडे भी है, और आपकी फिर उसके बाद आगे। और जिनने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अच्छी बात है, और जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो याद से नेक्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि फ्राइडे आप लोग की फीस पेमेंट रहेगी, तीसरे क्लास रहेगी आप लोग की, और फीस पेमेंट करना कंपलसरी होता है। और फीस पेमेंट करते समय एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप सी प्लस प्लस का पैकेज लेना चाहते हैं, सी प्लस प्लस का पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप उसके इंस्टॉलमेंट 2500 दें, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सी प्लस का पैकेज लेना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन 2500 दें। बात समझ में आई आपको मेरी? मतलब जैसे आपको लगता है कि सी प्लस दोनों एक साथ करना है मुझे और एक साथ देना है मुझे फीस, तो 25 दे दीजिए इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब 100 रुपये जो पहले दिए हैं उसको माइनस कर लीजिए अपने साइड से, तो आपको सिर्फ 24 ही लेके आने हैं, 25 लेके नहीं आना है, ठीक। एक बात, जिनको लगता है नहीं सी करने के बाद मैं देखूंगा समझूंगा करूंगा कि नहीं करूंगा, तो उनको अपनी फीस देनी है 2200 एक्सक्लूडिंग उसको रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन को मिला के 2300 फीस होती है सी की, 2300 फीस होती है सी की, उसमें आपको 22 ही लेके आना है। कंसेप्ट समझ में आया आपको मेरी बात पूरी? और आपको लगता है नहीं सर मैं 10 दिन बाद डिसाइड करूंगा, 15 दिन बाद डिसाइड करूंगा, उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सोच लीजिए, कोई उसमें इशू नहीं है। आपको लगता है नहीं मैं 10 दिन बाद सोच के बताऊंगा कि मुझे सी प्लस ज्वाइन करना है कि नहीं करना, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम चाहिए तो वो टाइम भी ले लीजिए मेरे साइड से, लेकिन 15 से 20 डेज का टाइम मिलता है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है। मतलब पूरा अगस्त मान लीजिए आपको डिसीजन लेने का मिल जाएगा, और अगस्त खत्म हुआ तो पैकेज कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो आपको मेरी? कोई डाउट्स किसी को, कोई कंफ्यूजन? और आप लोग को जो भी डाउट्स होता है तो मैं आपको मिल जाया करूंगा, तो आप मेरे से क्लास में ही पूछ लिया करें। या काउंटर में आप पूछते हैं फिर कुछ कुछ बताता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं हर हफ्ते में एक बार मिल लिया करूंगा, आपको जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से क्लियर कर लिया करें, ठीक। तो आपकी फीस पेमेंट होगी फ्राइडे, वेडनेसडे देना चाहो तो दे लीजिए, उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन फीस पेमेंट हमारे साइड से फ्राइडे है। और आप लोग को लगता है कि अभी मंथ एंडिंग चल रही है, तो आप 2200 दे दीजिए, प्लस 100 रुपये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, बाकी फीस आप अगस्त में दे दीजिए, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। देखिए सी खत्म होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पूरा पढ़ाते हैं पूरा सिलेबस, और उसमें ऐसा सर कभी नहीं बोलते कि आप डाउट मत पूछो, आपको जो भी डाउट्स लगता है क्लास में पूछिए। आपको डाउट्स क्लियर पूरे नहीं हो पाते हैं तो क्लास के पहले आ जाइए, लैब में बैठिए, लैब है पूरी, वहाँ फैकल्टीज रहती हैं, आप उनसे डाउट पूछिए। उसमें ये बिल्कुल मत समझाइए, ये मत संकोच करिए कि हम सर नहीं मिलते, सर नहीं मिलते, आप लैब में जाइए, वहाँ पे वहाँ मैडम भी रहती है, लैब वाले सर भी रहते हैं, आपके पूरे डाउट्स दूर किए जाएंगे। इसमें बिल्कुल संकोच मत करिए। आपने आपने इंस्टीट्यूट को पैसा दिया है, इंस्टीट्यूट को पैसा देंगे तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, ठीक। तो इसलिए बिल्कुल भी संकोच मत करिए, लैब करिए आप लोग बैठ के आराम से, कोई डाउट्स उठता है तो पूछिए, बताने में कोई मना नहीं करेगा आप लोगों को बैच में। यहाँ पे आप
इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो इंस्टीट्यूट के लिए ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिए, दीवार के किनारे मत ज्यादा खड़े होया करें, क्योंकि कोई अभी ऐसी बरसात चल रहा है, कोई गिर विर गया, इसलिए दीवार के किनारे कोई मत खड़ा हुआ करें। लाइन लगाते हैं भैया लोग, थोड़ा सा इधर खसक के लगा है, उनको बोला हुआ है, तो आप लोग वही मस्ती वस्ती मत किया करें, क्योंकि अभी सिर्फ चकनी पूरी जगह फिसलन वाली है, ठीक। और कोई डाउट्स आप लोगों को? और बैच आप लोगों का चलेगा 2 से 2.5 महीने सी चलेगी, उसके बाद 2 से 2.5 महीने चलेगी C++। और बीच में कोई फेस्टिवल आते भी हैं तो एक साथ बैच बंद करेंगे और एक साथ रीओपन करेंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर में फेस्टिवल भी होते हैं, तो एक साथ क्लोज किए जाएंगे और एक साथ ओपन किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग घर जाते जाइए और आते जाइए, ऐसा नहीं, सबको एक साथ छुट्टी दी जाएगी और एक साथ वापस आ जाएंगे सब। क्लियर हुआ? ठीक। तो मतलब जैसे दिवाली आ भी गई, दशहरा आ गया, तो अपन ऑफ कर देंगे 1-2 दिन के लिए, और संडे के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको मैं बता दूंगा आपको बीच बीच में, लेकिन होगा सुबह, ये कंफर्म है। क्लियर कम? और कोई डाउट पीछे? चलिए आप लोग अब पढ़िए आराम से, कोई डाउट्स उठता है तो पूछ लीजिए, और फ्राइडे आप लोग का फीस पेमेंट रहेगा, और क्लास के पहले कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे प्रॉपर टाइम पे आपकी क्लास चालू हो सके। अब आपका पहला डाउट कि हेडर फाइल्स हम अपने प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, तो मैं कह रहा था सी में प्रोग्रामिंग करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन, प्रोग्राम बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे आप खुद लिखें, उनकी कोडिंग आप खुद करें। दूसरा ऑप्शन, अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, आप जो कोडिंग खुद कर रहे हैं उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं ई के फंक्शंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाकर दीजिए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे दे, यानी आपके प्रोग्राम को मैं रन करूं तो मैं उसको 16 दूं तो मुझे बता दे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। गौर करिएगा, ये कोड लिखने में कम से कम 15 लाइनों की कोडिंग लगती है, जो आज तो इम्पॉसिबल है कि आप लिख पाए, क्योंकि आज तो आपका प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है। लेकिन हाँ, आप आज भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट का कोड। कैसे? सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन है जिसका सी ने नाम रखा है SQRT। अगर आप इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर लें तो जैसे कैलकुलेटर में बटन होता है, दबाया और स्क्वायर रूट मिल गया, सी में इस फंक्शन को आप यूज करेंगे और आपको मिल जाएगा दिए गए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। यानी सोचिए, ये फंक्शन 15 लाइनों की जगह आपका प्रोग्राम बनवा देगा 1 लाइन में, क्योंकि ऑलरेडी जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉजिक लगता है वो हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर SQRT को यूज करना है तो सी की एक शर्त माननी पड़ेगी, जिस हेडर फाइल में SQRT है उस हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जोड़ना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। सी की अंग्रेजी में बोलूं तो उसे आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। नाम सुन लीजिए उस हेडर फाइल का क्या है। उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज में नाम है math.h। नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर स्क्वायर रूट ही नहीं, ढेर सारे बने बनाए फंक्शंस होंगे जो कई तरह के कर पाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक और एग्जांपल सुनिए, मैं आपसे बोलता हूं सी में एक प्रोग्राम बनाओ जो रन करने पर स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ होकर आ जाए। मुझे एक सर्कल बनाने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखना है। अगेन, टू ड्रॉ अ सर्कल वी हैव टू टेक 10 और 12 स्टेप्स, बट अगर आप चाहें तो ये 12 स्टेप्स का काम एक स्टेप में हो जाएगा, अगर आप यूज कर लेते हैं सी का बना बनाया फंक्शन जिसका नाम है सर्कल। लेकिन अगर सर्कल यूज करना है तो आपको अपने प्रोग्राम में अटैच करनी पड़ेगी एक हेडर फाइल जिसका नाम है graphics.h। इसलिए आप नोट करिएगा, अधिकतर प्रोग्राम्स जो सी में बनते हैं, अधिकतर प्रोग्राम्स, उनमें प्रोग्रामर यूज करता है कोई ना कोई हेडर फाइल, क्योंकि वो चाहता है जो काम उसे करना है, अगर वो ऑलरेडी किसी फंक्शन ने करा हुआ है तो वो उस काम को इस फंक्शन के जरिए करवा लेगा, ना कि खुद वो इस काम को करने की मेहनत करेगा। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, है ना, आपको तुरंत समझ में आएगा। आप बताइए किसी भी 2 व्हीलर को स्टार्ट कितनी तरह कर सकते हैं? 2, एक किक मार के, एक सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाकर। किक मारना हम प्रोग्रामिंग में मानते हैं पूरी कोडिंग खुद करना, सेल्फ स्टार्ट का बटन दबा देना मतलब अपने प्रोग्राम में फंक्शन यूज कर लेना। तो वो एक बटन है सेल्फ स्टार्ट का आपके 2 व्हीलर में, जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसे दबाएंगे तो वो इंजन ऑन कर देगा। बिल्कुल ऐसे सी आपको देती है कुछ बने बनाए फंक्शन
जिनमें ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके लिए फंक्शंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस लेकर बैठा है स्क्वायर रूट निकालने के, ये अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस लेकर बैठा है सर्कल बनाने के। आपको सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, और किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करना है, इसको हम बोलते हैं यूज करना है। और यूज करना है तो प्रोग्राम में अटैच करनी है कोई ना कोई हेडर फाइल। आया नहीं आया समझ में? आया? लिखिए फटाफट जो समझाया, अब उसके नोट्स दे रहा हूं, लिखें। व्हाट इज अ हेडर फाइल? What is a header file and why do we use it in programming? What is a header file and why do we use it in programming? Header files क्या होती हैं, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं? आंसर लिखिए। In C and C++ languages, in C and C++ languages, any file which has the extension .h, in C and C++ languages, any file which has the extension .h is called as a header file. Is called as a header file. Full stop. These header files are developed. आप बताएं कौन बनाता है? हम लोग नहीं, वो कंपनी जो हमारे लिए बना रही है सी का आईडी। These header files are developed by the company which designs the compiler or IDE C language. These header files are developed by the company which designs the compiler or IDE of C language. And क्या होता है इनके अंदर? क्या होता है हेडर फाइल्स के अंदर? बने बनाए कोड्स जिनका टेक्निकल नाम होता है फंक्शन। एंड दे कंटेन अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ predefined programs called as functions. अंडरलाइन कीजिएगा functions वर्ड को, फिर बोल रहा हूं, and they contain a huge collection of predefined programs called as functions. Underline this word. Full stop. आगे लिखें. For example, all mathematical functions, like, अब ध्यान दे मेरी बात पे, अब मैं जितने नाम बोलूंगा लोअर केस में लिखिएगा, सारे लेटर स्मॉल लिखने हैं, और याद से नाम के बाद लगाना है पैरेंथेसिस। ये तरीका होता है सी में फंक्शंस के नाम लिखने का। तो लिखिए लाइक SQRT, बिना गैप के सारे लेटर स्मॉल और नाम के एंड में पैरेंथेसिस। SQRT सारे लेटर स्मॉल लिखिए, ऐसे देखिए, SQRT पैरेंथेसिस, ऐसे लिखते चलिए। अगला लिखिए कॉमा करके, पाव, पावर के 3 लेटर, पाव, SQRT कॉमा पाव कॉमा साइन, ट्रिग्नोमेट्री वाला, SIN स्पेलिंग है, पैरेंथेसिस कॉमा कॉस, पैरेंथेसिस कॉमा टैन, TAN टैन, पैरेंथेसिस कॉमा लॉग, LOG लॉग, पैरेंथेसिस एटसेट्रा, उसके साथ नहीं है पैरेंथेसिस, एटसेट्रा नहीं है कोई फंक्शन, वो मैंने ऐसे ही बोला इंग्लिश का वर्ड, एटसेट्रा आर अवेलेबल
आर अवेलेबल इन अ हेडर फाइल, नाम ध्यान से उतारिएगा, इन अ हेडर फाइल कॉल्ड, क्या नाम है आप बताइए, मैथ। स्टूडेंट्स गलती से मैथ्स लिख लेते हैं, एस नहीं है नाम में, इट्स ओनली MATH, कॉल्ड मैथ डॉट एच, फुल स्टॉप। आगे लिखें, सिमिलरली all graphics related function, similarly all graphics related functions like, again small letters parenthesis के साथ, circle, comma, rectangle, कोई गैप नहीं, ध्यान दीजिएगा, rectangle सिंगल वर्ड, parenthesis comma, line, parenthesis comma, bar, 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 parenthesis comma, polygon, etc. polygon, 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 parenthesis, etc. are available in a header file called graphics.h. इस बार नाम में S है, graphics.h। पैरा चेंज कर दीजिए, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, हेडर फाइल्स क्या होती हैं। आगे लिखिए, अब हम यूज क्यों करते हैं अब वो लिखवा रहा हूं, लिखें, नाउ व्हेनेवर वी राइट अ प्रोग्राम, नाउ व्हेनेवर वी राइट अ प्रोग्राम in C language, now whenever we write a program in C language, now whenever we write a program in C language, comma, we can use these functions, we can use these functions to make our task simpler, अपना काम आसान बनाने के लिए, to make our task simpler, full stop. But before using any predefined function, in our program, we must compulsorily attach the required header file. We must compulsorily attach the required header file using the command का नाम लिखिए, using the command #include। इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, अभी सिर्फ नोट्स में इसका नाम लिख लीजिए, using the command #include, कोई गैप नहीं है, सिंगल वर्ड है, #include, ठीक है। चलिए अब आइए आज के लेक्चर के अगले इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। अब जो आपको मैंने अभी समझाया, अगर वो क्लियर हुआ तो आपको ये पता लग गया होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में जो फर्स्ट 2 लाइंस लिखी हैं, ये दोनों भी कोई ना कोई हेडर फाइल्स हैं, क्योंकि एवरी वन ऑफ यू कैन मेक आउट कि इन दोनों का एक्सटेंशन .h है, .h वाली फाइल्स आर हेडर फाइल। लेकिन क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में बिगनर हैं, लाइफ में पहली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है stdio के नाम को देखकर ये अंदाजा लगा पाना कि इस हेडर फाइल में क्या है। जैसे लगता है आप में से मैक्सिमम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं math.h के अंदर मैथमेटिक्स के फंक्शन होंगे, graphics.h के अंदर ग्राफिक्स के फंक्शन होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं। बट stdio और conio इतने टेक्निकल नाम है कि एक बिगनर पहली नजर में नहीं समझ पाता कि इनको हम क्यों लगाते हैं। बट यकीन मानिएगा, पूरे कोर्स में आप देखना, हर प्रोग्राम जो आप बनाओगे उनमें ये भले ही रोज ना लगे, लेकिन हेडर फाइल आज फर्स्ट डे से लेकर आपके कोर्स के आखिरी दिन तक आप यूज करेंगे। तो मैं चाहता हूं आज फर्स्ट डे क्लासरूम से निकलते हुए आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो,
हम क्यों लगाते हैं अपने प्रोग्राम में stdio, हम क्यों लगाते हैं अपने प्रोग्राम में conio। अब मैं पर्टिकुलर इन दोनों के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, what role stdio plays and what role conio.h plays। जनरल में तो दे आर हेडर फाइल, बट इनसे हमें क्या मिलता है, क्यों इनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले शुरू करता हूं दोनों के फुल फॉर्म से। द वर्ड stdio, और उससे भी पहले याद रखिएगा इसका नाम stdio है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है स्टूडियो स्टूडियो बुलाते रहते हैं उसको, इसका नाम स्टूडियो नहीं है, इट इज stdio। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। और जो अगला टर्म आपको दिख रहा है conio, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्कुल सही कंसोल इनपुट आउटपुट। अगेन क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों का मतलब समझाता हूं, फिर कहानी सुनाता हूं इन दोनों हेडर फाइल्स के अंदर लिखे गए फंक्शंस की। ये बताइए आप कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर्स में अपने सिस्टम में इनपुट कैसे लिखते हैं? आई मीन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं टाइपिंग के लिए? कीबोर्ड, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से किसी से भी पूछूं ये क्या है, मेरे ख्याल से आप में से हर स्टूडेंट बोलेगा सर कीबोर्ड है, राइट। और आपको जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो मॉनिटर पे दिखते हैं। मैंने आपसे फ्राइडे एक बात बोली थी, प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंग्लिश थोड़ी सी टेक्निकल होती है, तो आज और दो नए टर्म सीखिए। ऑलरेडी आप दो नए टर्म सीख के गए हैं। आपको मैंने फ्राइडे बोला था जिसको हम प्रोग्राम बुलाते हैं उसे दुनिया बुलाएगी सोर्स कोड, जिसे लोग ओएस बुलाते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिनका मिस हो गया मैं अभी रिपीट करूंगा, आपको याद आ जाएगा। अगली पॉइंट सुनिए आप, आज के लेक्चर की जरूरी बात, जिसे आम इंसान नॉन टेक्निकल बंदा कीबोर्ड बुलाता है, कीपैड बुलाता है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी कॉल इट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और जिसे एक आम इंसान स्क्रीन बुलाता है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी कॉल इट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो स्टैंडर्ड इनपुट शब्द प्रोग्रामिंग में कीबोर्ड का नाम है, स्टैंडर्ड आउटपुट शब्द प्रोग्रामिंग के अंदर मॉनिटर का नाम होता है। अब आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा, अगर स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, तो डेफिनेटली इस हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें ऐसे फंक्शंस हैं जो कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड काम करते हैं। बट क्योंकि आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ में आएगा सर कीबोर्ड मॉनिटर से रिलेटेड काम का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूं आपने उसे हजारों बार देखा होगा, लेकिन आज प्रोग्रामिंग का चश्मा पहनकर जैसा मैं कहूं वैसा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान देना, जैसे मेरे और आपके लिए एक इंसान के तौर पे जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सांस लेना और सांस छोड़ना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे मानिएगा कभी भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए दो काम करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से पहला काम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड कहलाता है इनपुट, दूसरा काम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड कहलाता है आउटपुट। इनको हम शॉर्ट में आज से एक और नाम देंगे आईओ ऑपरेशंस, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। अब मैं आपको रियल वर्ल्ड उदाहरण देता हूं, तुरंत आपको समझ में आएगा ये क्या है। इनपुट शब्द का मतलब होता है जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोग्राम को जो बंदा चला रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं यूजर, कस्टमर या क्लाइंट, वो प्रोग्राम अगर उस यूजर से कुछ ले रहा है, कुछ वैल्यूज ले रहा है, तो हम मानते हैं दोज वैल्यूज आर कॉल्ड एज इनपुट। और अगर वो अपने यूजर को कुछ रिजल्ट शो कर रहा है, दोज रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज आउटपुट। एग्जांपल सुनिए, आप एटीएम मशीन के सामने खड़े होकर कार्ड डालकर कार्ड निकालते हैं, मशीन बोलती है एंटर योर पिन। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है एंटर योर पिन, आप मुझे बोलोगे सर ये आउटपुट है, एक मैसेज है जो मशीन मुझे दिखा रही है। फिर मैं आपसे पूछूंगा फिर तुम क्या करोगे, आप अगर नॉन टेक्निकल होगे तो आप मुझे बोलोगे सर पिन नंबर टाइप करूंगा। ये जो आप टाइप बोल रहे हो ना, इसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम बोलते हैं इनपुट करना। तो आप एक यूजर के तौर पे पिन नंबर फीड करोगे। तो जब आप कुछ लिखते हो वी कॉल इट इनपुट, आपको कुछ दिखता है वी कॉल इट आउटपुट। आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, जब आप मैसेज लिखते हैं हम बोलते हैं आप व्हाट्सएप को इनपुट दे रहे हैं। जब आपको मैसेज दिखता है हम मानते हैं व्हाट्सएप आपके लिए आउटपुट ला रहा है। अब आप सोचिए, हर प्रोग्राम अपने लाइफ में ये दो काम करता ही करता है, यूजर से कुछ लेना, यूजर को कुछ दिखाना। अब याद रखिएगा ये जो इनपुट आउटपुट हैं, इनको करने के लिए हर प्रोग्रामर को जरूरत पड़ती है बने बनाए फंक्शंस की। और ये दुनिया की 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जिम्मेदारी है कि वो
प्रोग्रामर्स को ये फंक्शंस बना कर दें। जितनी भी लैंग्वेजेस दुनिया में हैं, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन, डॉटनेट, कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, वो लैंग्वेज इस बात का बखूबी ध्यान रखती है कि वो अपने प्रोग्रामर को प्रोवाइड करे कुछ ऐसे फंक्शंस जिनसे प्रोग्रामर परफॉर्म कर पाए इनपुट एंड आउटपुट। हमारे लिए सी ने इस बात का ख्याल रखा है। इनपुट के लिए सी हमें एक फंक्शन देती है जिसको मैं 2 दिन बाद आपको सिखाऊंगा, उसका नाम होता है स्कैनएफ। आउटपुट के लिए सी हमें एक फंक्शन देती है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, उसका नाम होता है प्रिंटएफ। लेकिन गौर करिए, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब अगर इन्हें यूज करना है तो प्रोग्राम में अटैच करनी पड़ेगी हेडर फाइल विच इज कॉल्ड stdio.h। यानी जब जब आप सी में कोडिंग करेंगे, आप अपने कोड में ये 2 काम करेंगे ही करेंगे, दोनों ना सही कम से कम एक तो करेंगे ही करेंगे। और अगर इनमें से एक भी काम करना है तो आपको यूज करनी पड़ेगी हेडर फाइल stdio.h। ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है कि आज आपके पहले लेक्चर में आपके प्रोग्राम में से मैं जोड़ रहा हूं। जिस दिन आप अपने सी लैंग्वेज का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे उस दिन भी ये जुड़ी रहेगी। हाँ, जिस दिन आप सी डबल प्लस में माइग्रेट करेंगे उस दिन से ये हेडर फाइल हट जाएगी, बट इसकी जगह एक दूसरी हेडर फाइल ले लेगी। शायद आप में से कुछ लोगों को इसका नाम पता हो। दूसरी हेडर फाइल का नाम है iostream.h। इसमें भी गौर करिए, 2 लेटर आ रहे हैं, IO which stands for input and output। मैंने बोला हर लैंग्वेज का फर्ज है कि वो प्रोग्रामर्स को IO ऑपरेशंस में फंक्शंस प्रोवाइड करे। C डबल प्लस ये प्रोवाइड करती है iostream से, C ये प्रोवाइड करती है वाया stdio.h से। तो अब अगर आप किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को चलता हुआ देखें, अगर एक सी के डेवलपर की नजर से देखें तो जो भी आपको टेक्स्ट दिखता है वो सारा का सारा है आउटपुट। अगर मैं मान लूं वो कोड सी में लिखा गया है तो पर्दे के पीछे काम कर रहा होगा प्रिंटएफ। जो भी यूजर कीबोर्ड से फीड करता है, अगर मैं मान लूं सी में प्रोग्राम बना है तो पर्दे के पीछे काम कर रहा होगा स्कैनएफ। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको जीमेल का लॉगिन पेज कैसा दिखता है, आप बोलोगे सर वहां लिखा आता है एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड। एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड, दे आर आउटपुट्स। हालांकि जीमेल का कोड पाइथन में लिखा गया है, बट अगर सी में लिखा गया होता तो एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड जनरेट करने का काम कर रहा होता प्रिंटएफ। और फिर जब हम टाइप करते अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, उसे ग्रैब करने का काम कर रहा होता स्कैनएफ। इसलिए हर प्रोग्रामर को प्रिंटएफ स्कैनएफ चाहिए, तो हर प्रोग्रामर को चाहिए stdio.h which stands for standard input output। कहानी का पहला पार्ट। कहानी का दूसरा पार्ट आता है कॉनियो। ये क्या है और इसे हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? कॉनियो समझाऊं उससे पहले समझाना जरूरी है मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसोल, क्योंकि ये भी कोई नॉर्मल इंग्लिश नहीं है जो आप डेली यूज में बोलते हो। ये प्रोग्रामिंग की इंग्लिश और हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज करते हैं, है ना। अब मैं आपको कंसोल समझाऊं उससे पहले मैं आपको फ्राइडे का एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा मैंने पढ़ाते वक्त बोला था ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड करा हो, मिस ना हुआ हो, याद हो, आप बताइए प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर कितनी तरह के? 2 तरह के। वेरी गुड, बोलिए जरा दोनों के नाम। वन इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, परफेक्ट। अदर वन इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जिनका लेक्चर मिस हो गया हो मैं आपके लिए क्विक रिवीजन देता हूं कि क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स आर नथिंग बट दे आर ह्यूज बिग प्रोग्राम्स। जैसे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, ट्रू कॉलर एक सॉफ्टवेयर है। और मैंने कहा था दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं उन्हें हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर कहता है इंजन्स 2 तरह के होते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, ऐसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझाया था मैंने, मतलब कुछ ऐसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में उन्हें बुलाते हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं, जिनकी बदौलत आप अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और इन्हीं को हम लोग नॉन टेक्निकल अंग्रेजी में बुलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछिए विंडोज 10 क्या है, ये नॉर्मल बंदा अगर नॉन टेक्निकल है तो ये बोलेगा ओएस है, टेक्निकल बंदा है तो बोलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड क्या है, नॉन टेक्निकली बोलेंगे ओएस है, टेक्निकली बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है, नॉन टेक्निकली बोलेंगे तो ओएस है, टेक्निकली बोलेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में आप उठा लीजिए उसे हम मानते हैं इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है।
लेकिन हर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, उसकी जरूरत है तो उस सॉफ्टवेयर को अपन इंस्टॉल करते हैं, नहीं जरूरत है बिना उसके भी हमारा काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लैपटॉप में एंटीवायरस ना डालूं तो क्या मेरा लैपटॉप ऑन होगा, मैं उस पर काम कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। तो एंटीवायरस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं मोबाइल में व्हाट्सएप ना डालूं तो क्या मैं मेरा मोबाइल यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। व्हाट्सएप फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता तो मैं आईडी इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्या मैं अपना कंप्यूटर यूज कर पाऊंगा? कर पाऊंगा, बट मैं उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पाऊंगा। तो आईडीज आर ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो पर्टिकुलर काम के लिए बने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पूरे कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए बने दे आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतना मैंने फ्राइडे बताया था। अब इससे आगे की कहानी आज सुना रहा हूं आपको। अगला सवाल आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशनशिप होती है? गौर कीजिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे ही जुड़े हैं जैसे एक रोड और एक व्हीकल जुड़ा है। चलने के लिए हर गाड़ी को बेस रोड प्रोवाइड करती है, चलने के लिए हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नो डाउट आपके मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अकेले अपने दम पे नहीं चलता, व्हाट्सएप को चलाता है एंड्रॉइड। आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस रन करते हैं, एंटीवायरस को रन करने का काम करती है विंडोज। यानी जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसे चलाने और हैंडल करने का काम हमेशा करता है कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर आपको लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के चल रहा हो तो फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो खुद अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप बोल सकते हैं सर विंडोज कौन चलाता है? कोई नहीं, विंडोज खुद अपने आप को हैंडल करती है, बिकॉज विंडोज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आइए मेरे प्रोग्राम की तरफ। ये बताइए, ये जो मैंने बनाया है ये एक प्रोग्राम है? हाँ, 4 लाइनों का ही सही, ये एक प्रोग्राम है। तो हम इसको भी अपने डिस्कशन के हिसाब से मान सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है। और आप इतना भी मान सकते हैं ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मैंने बना नहीं दिया 4 लाइनों का कोड लिखकर, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगला डाउट आएगा, सर अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसको कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करेगा? क्योंकि आपने बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा पॉइंट है आपको विश्वास होगा। लोग पूरी सी पढ़ लेते हैं, रेज्यूमे में लिखते हैं सी आती है, और जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो अधिकतर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, गलत जवाब देते हैं, है ना। सुनिएगा कि जो प्रोग्राम हमने लिखा उस प्रोग्राम को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। बहुत सिंपल सा जवाब स्टूडेंट्स देते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे कंप्यूटर में है, जो मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, वही तो मेरे प्रोग्राम को चलाएगा। नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप सी प्रोग्रामिंग के लिए एक बार फिर आज के लेक्चर का पहला पार्ट याद कीजिए। अपने कंप्यूटर में डालते हैं कोई ना कोई आईडी। याद रखिएगा, सी जितनी भी अलग अलग आईडीज हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टर्बो आईडी यूज कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम को हैंडल करने का काम, रन करने का काम डॉस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करेगा। अगर आपको लगता है सर मुझे डॉस से अपना प्रोग्राम नहीं चलवाना, मुझे अपना प्रोग्राम विंडोज से एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या मैं प्रोग्राम बदल दूं? नहीं, प्रोग्राम नहीं बदलेंगे, आईडीई बदलेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, विंडोज के थ्रू अगर आप इस प्रोग्राम को चलवाना चाहते हैं तो याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिख कर दिया था, देयर इज एन आईडी कॉल्ड एज कोड ब्लॉक्स। ऐसे ही आप में से कोई बोलता है सर मेरे पास तो एप्पल की मशीन है, मैं एप्पल पे कौन सा आईडी इंस्टॉल करूं कि मैं सी का प्रोग्राम चला पाऊं? तो मेरा जवाब होगा एप्पल के लिए दी आईडी टू बी यूज्ड इज एक्स कोड। जैसे रियल वर्ल्ड में आप जानते हैं हर व्हीकल में हर तरह का फ्यूल नहीं डलता, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स आर डिफरेंट, डीजल बेस्ड व्हीकल्स आर डिफरेंट, ऐसे हर आईडी हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता। The ID Turbo runs on the operating system whose name is DOS. The ID Code Blocks runs on the operating system whose name is Windows. अब जब भी आप टर्बो आईडी पे प्रोग्रामिंग करेंगे, हमेशा याद रखिएगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे आपको हमेशा पढ़ाऊंगा डॉस के बारे में, क्योंकि मैंने कहा इस आईडी को चलाने का काम करता है डॉस। अब आप में से जो लोग डॉस को जानते हो, जिन्होंने डॉस देखा हो, आपको पता होगा डॉस एक ब्लैक कलर की विंडो प्रोड्यूस करता है जिसपे व्हाइट कलर से आपको टेक्स्ट नजर आता है। अगर आपको लग रहा है सर मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं आपको दिखाता हूं आपको क्या करना होता है डॉस देखने के लिए। आपको सिर्फ
अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर CMD लिखना है, क्लिक कर देना है। ये जो विंडो आप इस समय देख रहे हैं ये है डॉस शेल, डॉस प्रॉम्प्ट, और ये विंडो को अपन प्रोग्रामिंग की दुनिया में कंसोल भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं कंसोल, आपको भी समझाता हूं। ये जो ब्लैक कलर की विंडो आपको दिख रही है, ये विंडो प्रोड्यूस करने का काम करता है डॉस, और इस विंडो को हम लोग बोलते हैं कंसोल। आप मेरे से अगला सवाल पूछ सकते हैं, सर ये कंसोल का यूज क्या है, ये कंसोल विंडो से प्रोग्रामिंग में होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिख रहे होंगे, किसमें, जल्दी बताइए, हम कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? हम लोग अभी कोड ब्लॉक्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं टर्बो। तो मैंने फ्राइडे आपको दिखाया था एक ब्लू कलर की विंडो है, राइट? फिर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कराते वक्त। ये ब्लू कलर की विंडो में आप प्रोग्राम लिखते हैं, टाइप करते हैं, पर जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये ब्लू वाली विंडो हट जाएगी, एक ब्लैक वाली विंडो आएगी, और उस ब्लैक वाली विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम के रिजल्ट्स दिखेंगे, और वो ब्लैक वाली विंडो का नाम होता है कंसोल विंडो। यानी एक प्रोग्रामर अपनी लाइफ में सी में प्रोग्रामिंग करते वक्त मात्र 2 स्क्रीन्स देखता है। एक वो स्क्रीन जिसमें बैठकर कोडिंग कर रहा है, ठीक है, जिसका कलर ब्लू होता है, जिसको हम बुलाएंगे कोड विंडो। क्या बुलाएंगे? कोड विंडो, बिकॉज व्हाट वी आर राइटिंग इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। बट जब हम प्रोग्राम रन करेंगे दिस कोड विंडो विल डिसअपियर, और आपको नजर आएगी ब्लैक कलर की विंडो विच इज कॉल्ड एज कंसोल विंडो। उस कंसोल विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का नजर आएगा आउटपुट। अब आपका डाउट आना चाहिए, सर आपने बोला कंसोल विंडो डॉस देता है, अगर डॉस कंसोल विंडो दे रहा है तो हम लोग अपने प्रोग्राम में फिर कॉनियो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है। अब सुनिए हम लोग कॉनियो क्यों लगा रहे हैं। डॉस जब आपको कंसोल विंडो प्रोड्यूस करके देता है तो वो डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ देता है। आपको लगेगा डिफॉल्ट सेटिंग्स मतलब? डिफॉल्ट सेटिंग्स मतलब बैकग्राउंड कलर मैंने आपको दिखाया ब्लैक ही होता है, फॉन्ट का कलर मैंने आपको दिखाया व्हाइट ही होता है, पुराना कोई टेक्स्ट अगर कंसोल पे रहा तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अगर आपको लगता है आपको ये डिफॉल्ट सेटिंग्स बदलनी है तो सी आपको देती है कुछ बने बनाए फंक्शंस जिनके लिए आप यूज करेंगे हेडर फाइल conio.h। अगर आपको लग रहा है सर आपने कौन सा फंक्शन कॉनियो का यूज करा है, मैंने फंक्शन यूज करा है CLR SCR। क्या करता होगा ये फंक्शन? ये फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करता है। आपको लगेगा सर कौन सी स्क्रीन? कंसोल स्क्रीन। ये कंसोल को क्लियर करने का काम करेगा। आपको लगेगा सर ये क्यों यूज कर रहे हो आप, क्यों अपन क्लियर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम लगातार रन करते जाएंगे तो सबका आउटपुट कंसोल पे आता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि कंसोल पूरी फिल हो जाएगी और हमें समझ में नहीं आएगा पुराने प्रोग्राम का आउटपुट कहां खत्म, नए प्रोग्राम का आउटपुट कहां से शुरू। तो अगर हम इरेज करना चाहते हैं, स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं कॉल्ड CLR SCR, जो हमें अवेलेबल करवाने का काम करती है conio.h। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में बहुत मामूली फर्क है, बहुत मामूली फर्क। stdio.h हेडर फाइल का रोल होता है टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट, लिखना पढ़ना। कॉनियो लिखने पढ़ने के मामले में अनपढ़ है, गंवार है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसे आपके स्क्रीन की सुंदरता बढ़ानी आती है। कौन सी स्क्रीन? कंसोल स्क्रीन जो आपको देता है डॉस। आपको सुंदरता बढ़ाना मतलब? सुंदरता बढ़ाना मतलब फॉन्ट का कलर बदलना, बैकग्राउंड कलर बदलना, फॉन्ट की साइज बदलना, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट करना, ये तमाम काम करने की जिम्मेदारी होती है conio.h की। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा मुझे इन दोनों में से कौन सी हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं मैं सी में एक प्रोग्राम बनाऊं जो रन होने पर मेरा नाम स्क्रीन पे प्रिंट करे। मेरा नाम सचिन है तो मुझे सचिन दिखना चाहिए, बट मैं चाहता हूं सचिन का कलर येलो आए। तो आप मुझे बताइए, मुझे ये काम करने के लिए कॉनियो चाहिए कि stdio चाहिए? मुझे दोनों चाहिए। आपने समझा नहीं। अगर मैं सिर्फ कॉनियो लगाऊंगा तो येलो तो दिखेगा, सचिन नहीं दिखेगा। सचिन इज आउटपुट। सचिन प्रोड्यूस करने का काम करेगी stdio, सचिन का कलर येलो करने का काम करेगी कॉनियो। तो आउटपुट दिखाने का काम stdio से करिए, उसमें रंग भरना है, कुछ और सेटिंग्स बदलनी है, तो आप यूज करेंगे conio.h। अब एक बड़ी गलत फहमी, स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं कॉनियो नहीं लगाऊंगा तो मुझे कंसोल नहीं मिलेगा। एब्सर्ड, कॉनियो कंसोल नहीं लाती, कंसोल लाने की जिम्मेदारी होती है डॉस की। कॉनियो सिर्फ कंसोल को डेकोरेट करती है। अगर आपको ये डेकोरेशन नहीं चाहिए,
यू कैन ऑलवेज ड्रॉप द हेडर फाइल conio.h। जैसे अगर मुझे ये ना चाहिए होता कौन, CLR तो मैं conio.h को प्रोग्राम से हटा देता। ये मत सोचिएगा conio के बिना प्रोग्राम चलता नहीं है, बिल्कुल चलता है, लेकिन फिर आपको DOS वैसे मिलेगा जैसी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ वो आपको मिलता है। अगर उसको फाइन ट्यून करना है, अगर उसका रंग बदलना है, पुराना टेक्स्ट हटाना है, तो आप यूज करोगे conio.h। और ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है, मैंने आपसे बोला stdio से आपका इंटरेक्शन सिर्फ तब तक होगा जब तक आप C पढ़ रहे हैं। C++ में जाएंगे, stdio हट जाएगी और उसकी जगह आएगी iostream.h। लेकिन याद रखिएगा C++ में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक C का प्रोग्रामर भी conio.h यूज करेगा, एक C++ का प्रोग्रामर भी यूज करेगा conio.h। बस stdio और iostream फर्क है। C का डेवलपर यूज करता है stdio, C++ का डेवलपर यूज करेगा iostream.h। एक आखिरी बात, इन दोनों का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। आप पहले conio ले लें, बाद में stdio ले लें, पहले stdio ले लें, बाद में conio ले लें, द कोड विल वर्क फाइन। लेकिन ले जरूर अगर आप अपने प्रोग्राम में इनसे रिलेटेड यूज कर रहे हैं फंक्शन। तो इस वक्त बिकॉज ऑफ आई एम यूजिंग stdio.h, बिकॉज ऑफ CR आई एम यूजिंग conio.h। अगर मैं इसे हटा देता हूं, हम conio के बगैर भी प्रोग्राम चला पाएंगे। ठीक है, अब जाते जाते दो सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, कंसोल क्या होता है? कंसोल वो विंडो होती है जहां इस प्रोग्राम का आउटपुट नजर आता है, तब जब प्रोग्राम को अपन करते हैं रन। कंसोल conio से आता है? नहीं, गलत, कंसोल DOS से आता है। conio सिर्फ कंसोल को और बेहतर बनाने का काम करती है, जैसे कलर बदलना, पुराना टेक्स्ट हटाना, ऐसे कई काम हैं जो परफॉर्म करने का काम करेगी conio.h। और conio.h कॉमन टू C and C++ बोथ है। stdio is for C, iostream.h is for C++। तो stdio C तक, C++ में जाएंगे तो ये हट जाएगी, लेकिन इसका और आपका इंटरेक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक C++ आप पढ़ रहे हैं। ये इन दोनों हेडर फाइल्स का पर्पस है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, मुझे परसों याद दिलाइएगा कि इनके नोट्स देने हैं, तो मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज stdio.h? What is stdio.h and why do we use it? What is stdio.h and why do we use it? stdio.h क्या है, हम उसे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? आइए परसों लेते हैं इससे आगे। जी बोलिए। टीसी विंडोज पे इसलिए नहीं चलता, थोड़ा सा टेक्निकल है आंसर। टीसी अपने आप में एक 16 बिट का सॉफ्टवेयर है। जो 16 बिट का सॉफ्टवेयर है वो 16 बिट ओएस पे चलेगा या 32 बिट ओएस पे चलेगा। विंडोज 64 बिट होती है, इसलिए टीसी विंडोज पे रन नहीं करेगा। टीसी रन करता है डॉस पे, क्योंकि डॉस भी 16 बिट है। इसका कुछ लेना देना आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से होता है। आप हर सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, उस पे ये बिट वर्जन का रूल आ जाता है। तो टीसी जिस दिन 32 बिट टीसी आ गया वो विंडोज पे चल जाएगा, बट अभी वो चल रहा है सिर्फ डॉस पे। तो इसका मतलब ये 32 बिट होगा कोड ब्लॉक, और ये 64 बिट भी होगा। हाँ, क्योंकि ये रन होता है ऑन विंडोज। ये 64 और 32 दोनों में आता है। टीसी सिर्फ आता है 16 बिट में, और डॉस 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने कभी नहीं सुना होगा 16 बिट की विंडोज, बट आपने सुना होगा विंडोज 32 बिट एंड विंडोज 64 बिट। राइट, हाँ, लेकिन आप उसमें टर्बो सी चलाते हो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम डॉस बॉक्स होता है। ये डला हुआ है आपके टर्बो के अंदर, मेरे पास भी है, मेरे पास भी विंडोज 10 है, मेरे यहाँ भी टर्बो रन होता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हुज नेम इज डॉस बॉक्स। ये हटा दूंगा, टर्बो रन होना विंडोज पे बंद हो जाएगा।